हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इसका एक क्लास हो चुकी है, इसकी ये सेकंड क्लास है दोस्तों। आपको बता दूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ लिया है एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है, कंकाल तंत्र पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों, नर्वस तंत्र पढ़ लिया है और ये कार्डियोलॉजी पढ़ लिया है यानी जो हृदय से संबंधित है। हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी देखें। ये आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। चलिए इसको थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जीभ पढ़ी थी, जीभ भी पढ़ी थी, तीत पढ़े थे, दांत, लार ग्रंथि पढ़ी थी, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, जैसे और एमाइलेज ये पढ़े थे। उसके बाद ग्रास नली पढ़ी थी हमने। ग्रास नली में बताया था ग्रास नली का काम क्या है, भोजन को मुंह से आमाशय में ले जाना। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य रहता है। इसके नीचे ये था डायफ्राम, इसको भी हम पहले कभी देख चुके हैं और आज देखेंगे हम आमाशय, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ हो चुका है, पर आपने ये पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ऐसी क्लास आई मैंने बहुत अच्छे से कराया है। बहुत कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, ये सारा कुछ हो चुका है बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। आज स्टार्ट करते हैं किसको, स्टमच यानी पेट, ठीक है। आमाशय, आमाशय क्या है, जैसे कि ये है, जब ग्रास नली से भोजन आता है ये वाला, ये ग्रास नली से, तो ये डायरेक्ट किस में जाता है, आमाशय में। इसी को हम आमाशय बोलते हैं यानी पेट। अब पेट यह एक थैलीनुमा आकृति होती है। कैसी होती है दोस्तों, थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित और पचाने का कार्य करती है। क्या क्या, एक तो ये संग्रहित करती है, दूसरा पचाने का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक अपने अंदर स्टोर रहती है। जो भोजन है इसमें लगभग कितने 4 घंटे तक रहता है, किसमें, पेट में। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक ये वाला भाग है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये भाग कौन सा है, फंडिक, ये मेन बॉडी है। कौन सी दोस्तों, मेन बॉडी। उसके बाद ये है पाइलोरिक, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जो कार्डिक होता है पहला ही भाग, इससे क्या निकलता है, HCl। क्या निकलता है दोस्तों, HCl। और ये किससे निकलता है, ऑक्सीजेंटिक सेल से निकलता है। इस सेल से क्या निकलता है, HCl। ग्रंथि 2 प्रकार की, एक होती है पेप्टिक, इसको चीप सेल भी बोलते हैं। इससे 2 एंजाइम करते हैं, एक पेप्सिनोजन और एक प्रीरेनिन। कौन कौन से दोस्तों, 2 ग्रंथि हैं। उससे जो पेप्टिक यानी चीप ग्रंथि होती है उससे 2 एंजाइम करते हैं, एक पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। और जो ऑक्सीजेंटिक सेल होती है इससे कहाँ निकलता है, HCl यानी एसिड। और ये वाला कहाँ पाया जाता है, कार्डिक से, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। टाइलिन कौन सा, टाइलिन आपका मुंह से आ रहा है, उसको जो प्रभाव है उसको समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। वैसे तो वहाँ पे भी कीटाणु मरते हैं, कुछ बैक्टीरिया, लेकिन कुछ बच जाते हैं, उनको भी कौन मार देता है, पेट में HCl। यह भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय, और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इसको देखें। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे हमने जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है हमने 2 प्रकार की पढ़ी हैं, एक तो है ऑक्सीजेंटिक, इससे क्या निकलता है, HCl, और एक है पेप्टिक यानी चीप सेल, इससे क्या निकल रहा है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये कैसे हैं, अनएक्टिव, यानी ये सक्रिय नहीं है, असक्रिय है। और इनको सक्रिय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अब ये कैसे एक्टिव नहीं है, एक्टिव फॉर्म लाने में जैसे जो प्रोरेनिन है इसको HCl क्या है, जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव कर देता है, यानी उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जो पेप्सिनोजन है इसको किस में बदल देगा, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को रेनिन में। ये किसका काम है, ये है HCl का काम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है, यानी इसका प्रोटीन का पाचन हो रहा है। एक होती है केसिन, मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन होती है, इसको किस में बदल देता है, ये बदल देता है पैरा कैसिन में। ये कौन बदलता है, रेनिन। यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, रेनिन। और उसके बाद जो पैरा कैसिन है इसको भी पेप्सिन किस में, पेप्टाइड में बदल देता है। ये प्रक्रिया आपके किस में होती है, ये होती है आपकी आमाशय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। एक तो सेल क्या प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऑक्सीजेंटिक और पेप्टिक। इसको पेप्टिक को ही चिप सेल बोलते हैं, इससे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकलता है, इससे निकलता है HCl। HCl का काम क्या है, जो ये अनएक्टिव हैं इनको एक्टिव करना, ठीक है दोस्तों, जो अनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करना। जैसे ये है पेप्सिनोजन को HCl क्या कर किस में बदल देगा, ये है एक्टिव फॉर्म, कैसा है, एक्टिव,
यानी सक्रिय है, ये भी एक्टिव है। और इधर ये कैसा है, अनएक्टिव, अक्रिय। इसको किस में बदल देगा, रेनिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में, HCl करता है। और फिर ये पाचन करते हैं किसका, प्रोटीन का। अब कैसे, जैसे प्रोटीन को जो पेप्सिन है ये वाला, ये किस में, पेप्टाइड और पेप्टोन में बदल देगा। वहीं बताएं दोस्तों, कैसीन है, कैसीन जो मिल्क प्रोटीन है, इसको जो रेनिन है ये किस में, पैराकैसीन में बदल देगा। और पैराकैसीन को फिर से जो पेप्सिन है वो पेप्टाइड में बदल देगा। ये प्रक्रिया इसमें होती है। एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक बीच का भाग होता है, कौन सा, कार्डिक, और ये है फंडिक, ये कौन सा है, बीच का भाग, जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रुज्जु। यह भोजन को रोकने का कार्य करती है। जब हम भोजन नहीं किए होते हैं तो रुज्जु अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है और चुभने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम भाषा में, कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी चूहे कूद रहे हैं या चूहे भूखे हैं, जो भी बोलते हैं। और इसके बाद आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, कौन सी, पेप्टिक यानी चीफ सेल, जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर रस काम नहीं करता है उस रोग को गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। जठर रस में रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, रेनिन और पेप्सिन। जैसे ये है, रेनिन हो गया और पेप्सिन हो गया, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। वहीं दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। मैंने, अगर आपने वो ऊपर वाली ये वाली प्रक्रिया समझ ली तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये विशेष का ध्यान रखनी है दोस्तों। यह प्रोटीन को किस में, पेप्टोनों में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में, जैसे ये है। और ये होता है आमाशय का अल्सर, यानी पेट में छाले पड़ना, ऐसे ये अल्सर हो जाते हैं। भोजन जब कायम का रूप ले लेता है तब, जैसे ये यहाँ से जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कायम। भोजन किस में बदल जाएगा, कायम में। और फिर ये जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बारे में बात करें, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग हैं, डेडूनम, जेजुनम और इलियम। डेडूनम, जेजुनम और इलियम। जो शुरुआत का भाग है इसी को बोलते हैं क्या, डेडूनम। ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं जेजुनम। ये लास्ट वाला भाग है ये इलियम। इससे पहले हम देखते हैं लीवर को, क्योंकि जो डेडूनम वाला पार्ट होता है ये, इसमें एक तो ये मान लो यहाँ पे लीवर है, लीवर से क्या आता है, बाइल जूस, और यहाँ से पेनक्रियास से कौन सा आता है, अग्नाशय रस। ये दोनों चीज़ यहीं पे आके मिल जाती हैं डेडूनम में। तो हम लीवर को देखते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है लीवर का, ये होता है 1.5 किलोग्राम। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः निर्माण कर लेती है। ये इसकी एक खासियत होती है, अगर इसका ये वाला हिस्सा खराब हो जाएगा, अगर आप इसको काट देंगे तो ये अपने आप को पुनः निर्माण कर लेगी। और आपने अगर सुना होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट, उसमें क्या होता है, किसी दूसरे की आपके ही अपने की लीवर का थोड़ा ले लिया जाता है हिस्सा कट कर कर, और ये लगभग 1 से 2 वीक में तो जिसका लिया गया, जिसका काटा गया उसका पूरा हो जाता है, और जिसके में डाला गया उसके में 1-2 महीने में वो ग्रोथ करने लगता है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, यानी पित्तरस का। जो लीवर है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। लीवर यानी यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी अंग है। इसका 1.5 किलो से ऊपर वजन होता है, सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में स्किन जो भारी है उसमें स्किन सबसे बड़ी है। यकृत सबसे बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी है। यकृत का कार्य क्या है, यूरिन का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, किसका, यूरिन का निर्माण करना यकृत द्वारा किया गया जाता है, जबकि यूरिन या मूत्र का निर्माण कौन करती है, किडनी। ठीक है, ग्लूकोज को किस में, ग्लूकागोन में संकरण करना। ग्लूकोज जो आप ग्लूकोज होता है C6H12O6 को ये किस में, ग्लूकागोन में स्टोर कर लेता है। और दूसरा पित्तरस का निर्माण करना। मानव शरीर का भंडार कक्ष भी कहते हैं किसको, लीवर को। एडिपोज टिश्यू वसी ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करता है, यानी फैट को फैटी एसिड में, यानी एडिपोज टिश्यू में ये संग्रहित करता है। और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के का संग्रहण करता है, यानी कीड़ा, क्योंकि ये किसमें, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी और सी ये किसमें, ये पानी में, ये किसमें, फैट सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल। तो हमको सबसे ज़्यादा कौन सा लेना चाहिए, ये वाला, ये सबसे कम लेना चाहिए, क्योंकि ये फैट में घुल जाते हैं, ये पानी में, तो पानी में घुलेंगे ये तो बाहर निकल जाएंगे। और लीवर दोस्तों, लीवर सबसे डेंजर वो मानता हूँ दोस्तों। लीवर में एक चीज़ और है, जैसे आप जहर खाएंगे, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनका पाचन भी लीवर ही कराता है। और उसके बाद होता है उसके नीचे पित्ताशय, यानी पित्त की थैली।
इसमें यकृत द्वारा बनाए गए पित्त आकर जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, ओनली पित्त का स्टोर होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। पित्ताशय में जब स्टोन होती है तो ठीक नहीं होती, इसलिए पूरी पित्ताशय को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि पूरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होते हैं। पित्त का निर्माण पर डे कितना 600 से 700 ml पर डे होता है। इसका पीएच मान ये होता है 7.9 से लेकर 8.5 तक। इसका पीला हरा रंग होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन के कारण। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है, जो वाइल होता है यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करना। तो जैसे ये फैट है तो ये इमल्सिफिकेशन हो रहा है, तो ये फैट में जैसे ये पूरा हिस्सा है तो ये इसमें छोटे छोटे में ये ऐसे करके टूट गया, ये है फैट ड्रॉप। पित्त भोजन को क्षारी बना देता है, क्योंकि आपका जो आमाशय है उसमें कैसा था, अम्लीय। अब वो जैसे ही डेडूनम में आएगा उसको ही जो पित्त है वो क्षारी बना देगा, क्योंकि पित्त भी क्षारी होता है। पित्त का पीएच मान ये होता है। यह है पित्त भोजन यानी काय में उपस्थित वसा को तोड़ देगा। जैसे जो फैट है, फैट को किसमें, फैट ड्रॉप यानी इमल्सिफिकेशन। जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है, जबकि गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। ये है आपका गॉल ब्लैडर, ये है आपका लीवर, ये है आपका स्टोमच और ये है आपका पेनक्रियास। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ मिल जाती है। और ये वाली होती है कॉमन वाइल डक्ट। वसा का 95% पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन अथवा पाइसी अम्लों के छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, पित्तरस। इसके बाद देखते हैं डेडूनम। ये है डेडूनम वाला भाग। जैसे ये है हमारी पेट और ये है छोटी आंत का पहला भाग डेडूनम। यहाँ पे लीवर होगा, लीवर से बाइल जूस आएगा। यहीं पे होगा कौन सा आपका पेनक्रियास, यहाँ से आएगा पेनक्रियास जूस। ये छोटी आंत का पहला भाग है। आमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी यानी डेडूनम में प्रवेश करता है, जहाँ उसमें पित्त मिलता है वह क्षारी बन जाता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी इसमें कोई प्रकार का एंजाइम नहीं होता है डेडूनम में, बल्कि इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और सेकेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन है ये पित्ताशय के पित्त रस निकालने या स्रावित करने को उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारी हो जाए। तो ये इसको जो लीवर को उत्तेजित करता है जिससे कि ये बाइल जूस ज़्यादा बनाए, और ज़्यादा बनाने के बाद जो ज़्यादा बन जाएगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, गॉल ब्लैडर में। बाकी का ये इधर चला जाएगा। ये है कॉमन बाइल डक्ट, ये है पेनक्रियास। तो यहाँ से ये आता है पेनक्रियास जूस। और जो सेकेटिन है ये है अग्नाशय को अग्नाशी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जो पेनक्रियास जूस है उसको यानी स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यह भोजन को सरलता से पचाता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्वपाचक रस बोलते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा देता है। अब बात करते हैं अग्नाशय के बारे में, यानी पेनक्रियास। ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है। यह बहिस्राव यानी ये दोनों करती है, यानी एक तो एंजाइम ही करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, दूसरा हार्मोन, ये रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। संरचना कैसी, पत्तीनुमा आकृति। जैसे ये है पत्तीनुमा आकृति, तो ये कैसी पत्तीनुमा आकृति है दोस्तों। खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने। कौन कौन से एंजाइम है, एक तो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन को पचाता है और किसमें, पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च यानी मांड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज यानी ये पित्त द्वारा इमल्सिफिकेशन वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल या वसी अम्ल में फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। 3 प्रकार के हैं। यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर पर डे होता है। तो कितने प्रकार का दोस्तों, 1 लीटर तो पर डे होता है। जैसे एमाइलेज है ये स्टार्च को माल्टीज में, लाइपेज लिपिड को वसी अम्ल में यानी फैटी एसिड में, प्रोटीन जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड में बाद में बदल देता है। अग्नाशय इसमें 2 प्रकार की अग्नाशय हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या है, हाइपरग्लोमिया यानी रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और ग्लूकागोन यानी हाइपोग्लेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है। तो ये किससे, दोनों रिलेटेड है, मधुमेह से। अग्नाशय एंजाइम कौन से हैं, जैसे इसको ट्रिक है लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। याद करने के लिए कैसे करेंगे, लेट से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। जेजुनम में अब अगला भाग कौन सा है, डेडूनम। डेडूनम के बाद जेजुनम। जेजुनम में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, ग्रहणी के बाद भोजन, ग्रहणी और बाद में भोजन जाता है, और जेजुनम के बाद कहाँ चला जाता है, इलियम में। अग्नाशय के बारे में देखते हैं। जैसे अग्नाशय में प्रत्येक ये होता है, एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, लिपिड यानी जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड में, ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में। इसके बाद होता है इलियम।
यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसमें भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलते हैं। इन सभी आंतरस को क्या बोलते हैं? सक्सस इंट्रिकस बोलते हैं। सक्सस इंट्रिकस बोलते हैं। निम्नलिखित एंजाइम में कौन से? इरेप्सिन है, यह प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन यानी पेप्टाइड को किसमें? अमीनो अम्ल में बदल देता है, यानी प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया है। अमीनो एसिड में बदल जाएगा यानी पूरा। यहाँ प्रोटीन का पाचन कैसे? जैसे आपने प्रोटीन ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन ली, ये कहाँ? आमाशय में किस में बदल जाएगा? पेप्टोन में। उसके बाद डेड्यूनम में, पेप्टाइड में, ये डेड्यूनम है। उसके बाद जो इलियम है, इलियम वाले भाग में किस में? अमीनो एसिड में, यानी अमीनो एसिड में इसका पूर्ण पाचक हो जाता है। आमाशय में क्या होता है दोस्तों? आमाशय यानी पेट में, यानी पेप्टोन में बदल जाता है। उसके बाद जो डेड्यूनम होता है, छोटी आंत का पहला भाग, इसमें पेप्टाइड में, और छोटी आंत का ही जो लास्ट का भाग होता है इलियम, इसमें अमीनो एसिड में बदल जाता है। लाइपेज ये है, वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा पसी यानी फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। जैसे लाइपेज को वसा को ग्लिसरॉल को वसी अम्ल, यानी वसी अम्ल हो गया तो इसका पूर्ण पाचक हो गया। माल्टेज ये है, माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज ये सुक्रोज यानी चीनी को पचाता है। लैक्टोज यानी लैक्टोज को पचाता है। छोटी आंत से ये तीन निकलते हैं, माल्टोज, सेक्रोज और लैक्टोज। इनका काम हम देख चुके हैं। लैक्टोज यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बने हुए, और सुक्रोज ग्लूकोज और फैक्टोज से मिलकर, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई अवशोषण यानी चूसने का कार्य करती हैं। ये हैं बिलाई, जिसे क्रिप्ट या लीवर कोहन और आंत क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो बिली नामक संरचना के बीच पाई जाती है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। और भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत का इलियम से भोजन निकलता है। छोटी आंत के किससे? इलियम भाग से भोजन निकलता है, और एक किस में? बड़ी आंत के सीकम भाग में चला जाता है, जिसको काइल बोलते हैं। जैसे ये यहाँ से एंटर होगा, ये दिख रहे हैं, यहाँ से ये एंटर होगा, बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। ये बड़ी आंत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें सीकम, कोलन और रेक्टम यानी मलाशय, इसके तीन भाग हैं। कौन सा? सीकम, कोलन, रेक्टम। ये है आपका सीकम, और ये पूरा कौन सा है? कोलम। ये है रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन किस में? सीकम में प्रवेश कर जाता है। सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है। ये है सीकम, जिसके नीचे क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक ऐसा अवशेषी अंग है, यह सेल्यूलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग जो अवशेषी अंग हैं, जो शरीर में तो हैं लेकिन इसका कोई काम नहीं है, जैसे अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, प्रीमोलर हो गया, पाइना हो गया, कड़पल हो गया, त्वचा के बाल हो गए, इनका कोई काम नहीं है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा निकलवाना पड़ता है। जैसे ये भोजन है, ये आपके अपेंडिक्स में फंस गया है। सीकम के बाद भोजन कोलम में आता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलम में म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में, रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के बाहर निकल जाता है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की प्रक्रिया है। जैसे ये है, एक है अंतर्ग्रहण, इसमें भोजन को निकलने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। डाइजेस्टिव, भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव। आगे है एब्जॉर्प्शन, पचे भोजन पदार्थों को कोशिका जब सोख लेती है उसे अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण है। उसके बाद मलत्याग, पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मलत्याग। दोस्तों पूरी क्लास हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगली क्लास अगले दिन होगी दोस्तों, तब के लिए मैं विराम मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।